नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सोमानी एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों ने आज की न्यूज़ सुनी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 स्कीम्स बंद हो चुकी है। उन स्कीम्स का निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के प्रकार, क्योंकि इन जो स्कीम्स में जो प्रभाव रहा है उनको समझने के लिए अपन को पहले म्यूचुअल फंड के प्रकार मतलब म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज को समझना होगा। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे रेड बटन पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ताकि मेरा एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए द एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हिंदी वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो 6 स्कीम्स है वो क्लोज कर दी गई है, उसी के बारे में। तो सबसे पहले जो उनके जो फ्रैंकलिन के जो अधिकारी हैं जिन्होंने CNBC न्यूज़ और सभी पर अपना लाइव अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये स्कीम इसलिए बंद कर दी गई है कि उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या रहा है? इसका प्रभाव ये रहा है कि जो कस्टमर जो इन्वेस्टर ने उस फंड में पैसा लगाया है वो अब अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, ना ही कोई अब इन स्कीम के अंदर इसमें पैसा लगा सकता है। जिस किसी की इन फंडों से STP चल रही है, मतलब लिक्विड टू या अल्ट्रा शॉर्ट से इक्विटी फंड में, वो भी STP अब क्लोज हो चुकी है। तो कुल मिला के ये फंड्स अभी फ्रीज हो चुके हैं एक तरह से, जिसमें ना आप लेन देन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब इसमें आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये निवेशक क्या करेंगे जिन्होंने पैसा लगा रखा है, लगभग 28,000 करोड़ का फंड है। नंबर 2, और इनके पैसों का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि निवेशक अब क्या करेंगे, उसका आंसर है मेरे पास। केवल स्थिति का इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो वेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनके पैसों की जो उनकी मनी की बात है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि एकदम पैसा डूब नहीं गया है, बट हाँ 8% उनका होल्ड हो गया है। तो अब ये पैसा उनको कब मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि जो जो 6 स्कीम है वो मैं बता देता हूँ कि वो कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर वो 6 स्कीम है, जिसमें उनका अल्ट्रा शॉर्ट है, लो ड्यूरेशन फंड्स हैं। अब जो लोग इन फंड्स के बारे में नहीं समझते हैं, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि क्योंकि बिना इनके बताए हुए आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये डिफ़ॉल्ट हुआ कैसे है या मतलब दिक्कत आई कैसे है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है इस तरह कि किसी कंपनी की स्कीम, ओपन एंडेड स्कीम को अचानक से बंद करना पड़ा। क्यों? कि इसका मेन रीज़न तो कोरोना वायरस है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। पिछले 100 सालों का इतिहास आप उठा के देख लें, चाहे US से ले लें चाहे इंडिया से ले लें, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी स्कीम को बंद किया हो, स्टॉप किया हो या फ्रीज किया हो। यह पहली बार ही हुआ है। एक चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि इकोनॉमीज पर इस कोरोना वायरस का इफेक्ट है, उसकी वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आई है। ठीक है, तो इसीलिए सब इफेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फंड्स जो है किस कैटेगरी के हैं, डेट फंड्स के हैं। डेट, अब आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में फंड्स कितनी तरह के होते हैं, तो मैं सभी बता देता हूँ। बेसिकली जो नॉर्मल जो लोग जानते हैं या सिंपल जो फंड्स हैं, उसमें सबसे नंबर 1 लोग मानते हैं कि इक्विटी फंड एक कैटेगरी होती है। इक्विटी फंड जिसके अंदर जो निवेशक से जो पैसा आता है, इन्वेस्टर से जो पैसा आता है, वो इक्विटी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, जो इक्विटी शेयर बाजार में जो ऊपर और नीचे जो होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, उसका लॉस और प्रॉफिट कस्टमर को, इन्वेस्टर को मिलता है। दूसरा फंड होता है डेट फंड। डेट फंड मीन्स उधार, क्रेडिट, उधार और क्रेडिट फंड्स बोलते हैं एक तरह से, आप अपनी भाषा में उधार फंड भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा पैसा जो इन्वेस्टर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास आता है, और म्यूचुअल फंड कंपनी अदर कंपनीज जो भी लिस्टेड कंपनीज है या जो भी है गवर्नमेंट इक्विटी डेट, इनके अंदर डेट में इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब उनको पैसा उधार देती है, जिससे वो इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट वापस इन्वेस्टर को शेयर किया जाता है। जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट FDs, मतलब जितने भी लाइक जो अपन FDs, डिवेंचर, ये सब इसमें आते हैं। अब डेट, ये तो हो गया डेट फंड। अब डेट के अलावा एक फंड और होता है बैलेंस फंड, जिसके अंदर इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 तरह के फंड। अब अपन बात करेंगे, क्योंकि आज जो ये स्कीम जो स्टॉप हुई है, ये जो बंद हुई है, वो है डेट कैटेगरी की। तो पहले इसको समझना होगा कि डेट कैटेगरी में किस किस तरह के फंड्स होते हैं। डेट में आप लोगों ने सुना होगा क्रेडिट रिस्क फंड, मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड,
गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड फंड, ये उन ओवरनाइट फंड, इन नामों से आपको पता लगता है कि हर एक फंड की एक टाइम लिमिट होती है। जब आप सुना होगा डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहता है कि जब पैसा लगाना है तो कितने समय के लिए लगाना है, पूछता होगा। अब अगर पूछता है और आप लोग कहते हैं कि मेरे को साल भर के लिए लगाना है या मेरे को डेट फंड के अंदर लगाना है, तो साल भर के लिए अलग फंड है और 1-2 दिन के लिए अलग फंड है। अगर मतलब ओवरनाइट फंड है 1 या 2 दिन के लिए तो ओवरनाइट फंड है, 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए लिक्विड फंड है, 3 से 6 महीने के लिए लो ड्यूरेशन फंड्स हैं। तो एक्चुअली ये जो फंड की जो टाइम लाइन है, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 1 दिन, ये इसी तरह के जो आप बोलते हैं उसी तरह का वो पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लाइक अगर मैं बोलूँ लो ड्यूरेशन फंड, तो 3 से 6 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी आगे उधार देती है कंपनीज को। मतलब जो उधार कैसे देती है, जैसे आप लोग जैसे बैंक के अंदर एफडी कराते हैं, तो एक तरह से आप बैंक को उधार देते हैं और बैंक उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देता है जो भी उसकी रेट होती है। सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इन कंपनीज को, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके डिबेंचर लेती है, एफडीज लेती है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट लेती है, टी बिल, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट के होते हैं वो लेती है। वो टाइम पीरियड होता है उनका, जो है मैच्योरिटी यील्ड पीरियड होता है। तो इस तरह वो इन्वेस्टमेंट उस अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें क्या हुआ, जो फ्रैंकलिन टेम्पल के जो स्कीम है, उनमें क्या हुआ कि जो लिए गए हैं, जो कंपनीज के पेपर लिए गए हैं, उनकी रेटिंग्स होती है AA, AAA, A प्लस और A-, इस टाइप की जो अलग अलग रेटिंग्स होती है। तो कंपनी ने जो पेपर लिए हैं वो लोअर क्वालिटी के लिए हैं मैक्सिमम। इसका रीज़न ये है, जैसे A से बिलो कैटेगरी के इन्होंने इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है उनके। तो इस वजह से जब लो कैटेगरी के जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होती है। आप खुद देखिए कि जब टॉप क्लास का बैंक होता है जिसका नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं कंपेयर करूँ सिंपल बैंकिंग लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीज की अभी शायद 6% के आसपास है। और अदर जो प्राइवेट बैंक है, जिनकी जो अभी नए नए बैंक आए हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 to 750 तक की भी है और कुछ 8% तक भी हो सकती है मे बी। तो जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि अगर 8% ये बैंक दे रहा है तो हो सकता है थोड़ा रिस्की हो। रिस्की मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है तो उस हिसाब से थोड़ा डर लगता है, हालांकि कोई बैंक जाने वाला नहीं है बट डर रहता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है प्लस उनकी गुडविल का भी डिफरेंस है। सेम एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपन किसी को उधार देते हैं तो मार्केट में कोई 1 रुपया सैकड़ा से ब्याज देता है, किसी को 2 रुपये सैकड़ा, किसी को 1.5 रुपये सैकड़ा, तो वो जो पैसा मिलता है वो उसकी गुडविल पे मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम इसी में इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो जो कॉर्पोरेट कंपनीज या गवर्नमेंट या जिसको भी वो पैसा देती है, जिसके अगेंस्ट में वो डिवेंचर या कोई पत्र लेती है, सर्टिफिकेट लेती है या कोई लेटर लेती है, तो वो उसकी कंपनी की गुडविल के ऊपर होता है। उन गुडविल को जो रेटिंग्स मिलती है AAA, AA, A प्लस, इसे। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया कि जो A से बिलो कैटेगरी की कंपनीज में पैसा लगाया और अगर अगर आप किसी कमजोर, हल्का सा भी कभी किसी कमजोर को देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा मिलेगी। जिसमें रिस्क होगी तो अगर रिस्क है तो रिटर्न ज़्यादा है। तो नॉर्मली इन फंडों ने 12% के आसपास रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर को। तो एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में रिस्क ज़्यादा रही। आज अपन किसी को 2 रुपये सैकड़ा ब्याज देते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क है, और किसी को 1 रुपया सैकड़ा ब्याज देते हैं तो रिस्क कम है। सेम इसमें भी ऐसा ही है। तो अब इस वजह से एक तो ये रहा कि रेटिंग कमजोर कंपनियों को पैसा दिया। आज की डेट में ड्यू टू कोरोना वायरस लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम है, उनके जो पेपर हैं वो अभी सेल नहीं हो रहे हैं। सेल हो सकते हैं, होते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग होती है उनकी, बट एकदम से उन फंडों में रिडम्पशन पैसे की डिमांड ज़्यादा आ गई। इन्वेस्टर पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, रिडम्पशन मांग रहे हैं एक लिमिट के से भी ज़्यादा। जब अगर आप किसी को, कोई व्यापारी है जिसका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसने मार्केट से पैसा भी ले रखा है, एक साथ सभी पैसे मांगने वाले अगर आपके पास आ जाएं तो वो कंपनी भी एक बार के लिए हिल सकती है। सेम ऐसा ही है कि रिडम्पशन ज़्यादा है। उसके अलावा फ्रैंकलिन के अंदर एक ये भी रहा है कि इससे पहले जो इनका इन्वेस्टमेंट था वोडाफोन या 1-2 कंपनीज में और था, उनकी वो भी डिफ़ॉल्ट हुए हैं। तो इसकी वजह से भी इनके फंडों पर प्रेशर आया रिडम्पशन का। ये रिडम्पशन का प्रेशर दिसंबर से ही चल रहा था ड्यू टू कोरोना वायरस, और रिडम्पशन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया, जो कंपनी के अधिकारी ने बताया, कि सभी इन्वेस्टर को सेव करने के लिए, उनकी रिटर्न्स को सेव करने के लिए अभी उन्होंने रिडम्पशन और न्यू इन्वेस्टमेंट पर बंद कर दिया। जिससे क्या होगा कि जो उनके पेपर की जो मैच्योरिटी है, नॉर्मल किसी की मान लो 1 साल है या 1.5 साल है या 2 साल है, जो क्योंकि आपके पैसे को उन्होंने एफडीज के रूप में या पेपर्स के रूप में उन्होंने लिया है, तो उनकी मैच्योरिटी है किसी की 1 साल, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल। अगर उनको बीच बीच में सबको तोड़ देंगे तो एक तो जो इन्वेस्टर बने हुए हैं उनको बहुत भारी लॉस होगा,
क्योंकि इंटरेस्ट का, उनके प्रॉफिट का। दूसरा, क्योंकि मार्केट की कोरोना वायरस की वजह से लिक्विडिटी की कमी है, बहुत सी कंपनी का पैसा अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज को में भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो उनको भी पैसा नहीं आने की वजह से उनके पास लिक्विडिटी नहीं रही है, पैसा नहीं रहा है, जितनी डिमांड रिडम्पशन की आ रही है उतना पैसा। नॉर्मली अगर ये सिनेरियो आज कोरोना वायरस वाला सिनेरियो नहीं रहता है तो मार्केट में इन पेपर्स की ट्रेडिंग होती है, हर समय कोई ना कोई खरीदने वाला तैयार रहता है और हर समय कोई ना कोई बेचने वाला भी तैयार रहता है। पर क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो उनको परचेज का है नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं एक और मतलब आपके पास तो माल तो है पर डिमांड नहीं है, नॉर्मली उसकी डिमांड रहती है, रोटेशन घूमता रहता है, बट आज के डेट में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो कंपनी ने कहा है कि प्लीज़ अभी आप होल्ड करें। जब भी अब कंपनी इसका रास्ता क्या हो सकता है, मे भी एक तो जब ये मार्केट जब माहौल वापस नॉर्मल हो जाए तो उनके पेपर्स की ट्रेडिंग होगी, जिनका पैसा आएगा वो कंपनी इन्वेस्टर को वापस पैसा दे देगी, और या फिर उनकी मैच्योरिटी तक के लिए उनको वेट करना रहेगा। अब रही बात कि ये तो मैटर तो रिस्की है ही है, और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट। जो लोग कहते हैं कि डेट फंड के अंदर कोई रिस्क नहीं है, मैं कहता हूँ डेट फंड में भी रिस्क है, बट अब डिपेंड करता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए कहते हैं कि एडवाइज़र ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड के अंदर एडवाइज़र ज़रूरी है। बिना एडवाइजरी के अगर आप ऑनलाइन कोई भी आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको आपके कम नॉलेज की वजह से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर साइट पे जाता है, रिटर्न्स देखता है, एनएवी देखता है और इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो रिटर्न्स के पीछे पकता है तो उसको नुकसान होता है। तो अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटर पर भी अगर ये प्रेशर लगाएंगे मेरे को रिटर्न दिखा के, पुराने रिटर्न्स दिखा के मेरे को इन्वेस्टमेंट करें, तो गलत है। पुराने रिटर्न कभी भी आपको ये गारंटी नहीं देते हैं कि भविष्य में इसके रिटर्न्स अच्छे होंगे। रिटर्न्स डिपेंड करते हैं, रिटर्न्स के साथ साथ में रिस्क भी उसी अकॉर्डिंग हो। अगर रिस्क ज़्यादा है, अब डिपेंड करता है क्लाइंट की प्रोफाइल क्या है, क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्या वो होल्ड करने के लिए तैयार है, क्या वो पेशेंस के लिए तैयार है। अब इन फंडों में जो मैं बता रहा हूँ, फ्रैंकलिन टेम्पलेट के जो भी 6 फंड है, अगर मान लो जो पैसा आप जिस फंड में लगाया आपने 1 साल या 2 साल के लिए सोच कर दिया है उनको, और आप अगर 3 महीने में ही उनसे पैसा मांग रहे हो तो मतलब आप गलत कर रहे हो। आपकी प्लानिंग अगर आपने सही करी है तो आप वेट करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर की बात सुने, डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी जो गोल है वो एक्चुअल बताएं और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 12% की यील्ड पे उन्होंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो ऑब्वियसली रिस्की फंड था। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं, मेरा एक सिंगल पैसा भी मेरा इन्वेस्टर का मैंने फ्रैंकलिन में नहीं लगा रखा है। क्यों? क्योंकि उनकी A- रेटिंग में उन्होंने पैसा लगा रखा है। मेरा इन्वेस्टमेंट ट्राई रहता है कि कस्टमर को रिटर्न के साथ में सेफ्टी, तो मैं AAA का जो मैक्सिमम जो जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है उसी में अपना पैसा, मेरे इन्वेस्टर का पैसा लगाता हूँ। तो इस तरह डेट फंड में भी रिस्क है, बट डेट फंड के जो पेपर्स हैं जो उन्होंने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो देखने होते हैं, उसके बाद ही डेट फंड में पैसा लगाया जाता है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड में भी इस तरह की रिस्क है, और अगर रिस्क है तो फिर हम क्यों ना हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो दे सकता हूं, बट अभी फ़िलहाल एक शॉर्टकट बताता हूं कि रिस्क तो बैंकों में भी हो सकती है अगर ऐसी ही इकोनॉमी रही तो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा येस बैंक के अंदर जो दिक्कत आई है, और भी जैसे महाराष्ट्र के अंदर बैंक के अंदर दिक्कत आई है, तो दिक्कत तो हो सकती है। बट हाँ, अगर आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत कम इंटरेस्ट में भी आप खुश हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी भी करवा सकते हैं, और साथ में चाहे तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट फंड है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है और रिटर्न कम है, बट सेफ्टी के परसेंटेज भी ज़्यादा है, प्लस उसमें लिक्विडिटी आपको बहुत, आप जब चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ रहा आज, और आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और इससे रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।